अस्सलाम वालेकुम जी। सो द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग फॉर बिगिनर्स में मैं आपको वेलकम करता हूँ। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप एंड इंटरेक्टिव एसे सेशन। स्टेप बाय स्टेप ऐसे कि हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस के ऊपर जाएंगे, और इंटरेक्टिव ऐसे कि इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे अपनी असाइनमेंट सबमिट कर रहे होंगे, मैं उनको जो टास्क प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मुझे रिप्लाई कर रहे होंगे उसका। सो ये एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्पॉइलर देना चाहता हूँ कि ये कोर्स जो है बिगिनर्स के लिए है। अगर आपको ऐसे राइटिंग आती है, आपका कुछ टाइम गुजरा हुआ है राइटिंग की फील्ड में, सो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कोर्स है जिनकी स्कूलिंग एवरेज है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जिनका कोई प्रायर राइटिंग एक्सपीरियंस नहीं गुजरा हुआ, ऐसे स्टूडेंट जिनकी ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स उनके ऊपर ग्रिप नहीं है, वही ग्रामर जिन्होंने मैट्रिक में पढ़ी थी उसके बाद ना वो रीडिंग वाली तरफ आए हैं, ना वो राइटिंग वाली तरफ आए हैं, और ना ही उन्होंने अपनी ग्रामर को इम्प्रूव किया हुआ है। और ऐसे स्टूडेंट्स स्पेशली जिन्होंने आज तक कोई ऐसे लिखा नहीं है, ऑल दो आपने अपनी ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएशन में आपका राइटिंग से रीडिंग से एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन स्पेशली ऐसे राइटिंग जो कि CSS एग्ज़ाम का एक बेसिक जो सबसे पहला और सबसे एक्सट्रीम किस्म का एग्ज़ाम है, अगर आपने वो ऐसे राइटिंग नहीं की हुई तो ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ऐसे राइटिंग में भी स्पेशली आपको रूल्स नहीं पता कि भाई ऐसे लिखते कैसे हैं, शुरू कैसे होता है, पैराग्राफ में क्या क्या होता है, कंक्लूजन कैसे दी जाती है। अच्छा, आपको ये नहीं पता कि ऐसे की टाइप्स कितनी है और कौन सा टॉपिक जो हम ऐसे का चूज़ करेंगे वो कौन से टाइप से बिलोंग करता है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, कौन सा ऐसे कैसे पता चलेगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा। ऐसे की आउटलाइन आपने टॉपिक चूज़ कर लिया, लेकिन अब आउटलाइन का आपको आइडिया ही नहीं है कि आउटलाइन मैंने कैसे बनानी है। अच्छा, अब जब आउटलाइन आपने बना दी, अब आपको पता नहीं है कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है, थीसिस स्टेटमेंट लिखी कैसे जाती है, क्या रूल्स हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि जब वो लिखते हैं तो अगर उन्होंने कोई छोटी मोटी वैल्यूएशन कराई हुई है तो उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स आती हैं। इसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड, थीसिस से रिलेटेड, ऐसे आउटलाइन, टाइप्स, रूल, इससे बारे में बताया जाएगा इस कोर्स में, ठीक है। और एंड पे जब सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स को समझाना, कि जब आप ऐसे राइटिंग शुरू करते हैं, जब आप कोई लिखना शुरू करते हैं तो आप रिलेक्टेंट फील करते हैं, आपसे लिखा नहीं जा रहा, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, डाटा कहाँ से मिलेगा और कितना लिखना है, किस तरह लिखना है। इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके माइंड में बार बार आ रहे हैं और आपने आज तक या अभी तक कोई राइटिंग अपनी नहीं की, कोई पैराग्राफ नहीं लिखा, कोई आपने ऐसे नहीं लिखा, कोई शॉर्ट्स ऐसे नहीं लिखा, ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कोर्स की। जैसा कि ये क्लास 0 है, क्लास 0 में सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको ये समझाऊंगा कि बिगिनर्स माइंडसेट क्या है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर के मेरी फाइंडिंग्स क्या हुई हैं, मुझे क्या पता चला है कि स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या गलतियां कर रहे होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपको मैं रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक सिखाऊंगा कि जब हम CSS में ऐसे राइटिंग कर रहे होते हैं तो रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक क्या है, वो आपको हेल्प कैसे करती है। और एंड पे आपको मैं कोर्स का ओवरव्यू कराऊंगा कि आने वाली वीडियोज़ हम किस तरह करेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे, उसमें क्या क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर तो आप एक CSS बिगिनर और पैशनेट एस्पायरेंट हैं और आपको लगता है कि आप अपने पैशन की वजह से, आप अपने एस्पिरेशंस की वजह से CSS में आ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओनली 2 आउट ऑफ 100 एस्पायरेंट्स क्वालिफाई CSS। पासिंग परसेंटेज CSS का 2% है। आप जैसे 98 स्टूडेंट या 98% स्टूडेंट फेल कर जाते हैं CSS एग्ज़ाम को, तो ये सिर्फ पैशन या आपकी एस्पिरेशन के ऊपर ये एग्ज़ाम पास नहीं होगा, ठीक है जी। इसको पास करने के लिए आपको सबसे पहले बिगिनर माइंडसेट को समझना पड़ेगा। अब बिगिनर माइंडसेट क्या है? बिगिनर माइंडसेट वो बहाने हैं या वो क्या कहते हैं जी, वो थॉट्स हैं जो एक स्टूडेंट के माइंड में आती हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट अक्सर सबसे ज़्यादा जो मुझे कॉमन जो चीज़ मिल रही होती है वो ये होती है कि सर आई डोंट हैव द नॉलेज अबाउट द टॉपिक, सर मेरे पास तो अभी नॉलेज ही नहीं है, तो मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ। मुझे तो सर अभी तो बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना है, मैंने तो अपना पूरा रजिस्टर भरना है, मैंने तो अपने नोट्स बनाने हैं, आर्टिकल्स जमा करने हैं, तब जाके मैं कोई ऐसे राइट कर पाऊँगा। दूसरी बिगिनर माइंडसेट का जो दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट बिगिनर माइंडसेट का कि सर अभी तो मैंने शुरू किया, नेक्स्ट मंथ से मैं ऐसे राइटिंग शुरू करूँगा। ये तीनों पॉइंट जो हैं ये बिगिनर माइंडसेट की निशानदेही करते हैं। अगर आपके अंदर इनमें से कोई एक पॉइंट भी आपको ये लगता है, आपको ये लगता है, आपको ये लगता है, आप इस बात को अंडरस्टैंड कर जाएं कि आप बिगिनर माइंडसेट में इस टाइम फंसे हुए हैं। अच्छा, अब बिगिनर माइंडसेट को लेके जो मेरी फाइंडिंग्स हैं, यानी जब मैं स्टूडेंट को कोई असाइनमेंट देता हूँ, कोई उनको मैं टास्क देता हूँ, जब वो मुझे सबमिट बैक करते हैं, तो जो मेरी उस
असाइनमेंट से जो मेरी फाइंडिंग होती है वो क्या है, सबसे पहले जो मुझे नज़र आ रही होती हैं सबसे कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स। अडाप्टर लिखना था, एडॉप्टर लिख दिया। इनक्लोज लिखना था, इनक्लोज लिख दिया। कैलिबर लिखना था, इसके स्पेलिंग ये लिख दिए। और स्टूडेंट को ये लग रहा होता है कि मतलब मैंने तो ठीक लिखा है सर, मेरी तरफ से तो जो उनका मैंने आपको पहले बताया, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ना ये वाली मिस्टेक्स का आइडिया भी नहीं होगा जब तक आप एवेल्यूएशंस नहीं कराएंगे। इसीलिए बेस्ड ऑन दिस रीज़न मैंने इस कोर्स को इंटरेक्टिव रखा है कि भाई इसमें आपको असाइनमेंट सबमिट करानी पड़ेंगी, उसके बगैर आपको अगली वीडियो नहीं मिलेगी। अच्छा, सेकंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक और जो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक आ रही होती है वो स्टूडेंट के ग्रामेटिकल एरर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, एवरी गर्ल मस्ट ब्रिंग देयर ऑन लंच। दिखने में पढ़ने में तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे सिंगल है, एवरी गर्ल, एक गर्ल का जिक्र किया गया है, हर गर्ल का जिक्र किया गया, तो यहाँ पे हमें हर यूज़ करना है। अगर आप अपना सेंटेंस इस तरह लिखेंगे तो क्रॉस है ये सेंटेंस, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, इनकरेक्ट क्या है, जिम वेंट टू स्टोर एंड एला वेंट विद हिम। ठीक है जी, जिम स्टोर को गया, एला भी उसके साथ गई, साउंड्स परफेक्टली फाइन, लेकिन एक छोटा सा कॉमा आपके पूरे के पूरे सेंटेंस को गलत कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अगला देखते हैं जी, देयर फादर वेंट टू स्कूल देयर। ठीक है जी। अच्छा, अब दिखने में दोबारा वही है कि ठीक है देयर लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ पे ERE लगाना है, कहाँ पे EIR लगाना है, ये स्टूडेंट को सीखने से पता चलता है। और सीखेंगे कैसे, जब आपकी गलतियाँ निकलेंगी। और गलतियाँ कैसे निकलेंगी, जब आप एवेल्यूएशंस और असाइनमेंट्स के ऊपर वर्क करेंगे। अगली फाइंडिंग मेरी क्या है, स्टूडेंट जब एक पूरे का पूरा पैराग्राफ लिख के देगा, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। जैसे सिंपल का आपको सेंटेंस का थोड़ा सा शायद आइडिया हो, 4 किस्म के सेंटेंस होते हैं। सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन स्टूडेंट जब भी अपना पहला पैराग्राफ लिखते हैं, बिगिनर हैं आप इसलिए ठीक है, आपको इतना आइडिया नहीं है, तो आप जब भी अपना पहला पैराग्राफ लिखेंगे वो एक सिंपल सेंटेंस में होगा। पाकिस्तान इकॉनमी इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर विद कॉटन बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। ठीक है जी, एक ही सेंटेंस से द कंट्री फेसेस मैनी इकोनॉमिक चैलेंजेस, सेंटेंस खत्म। द गवर्नमेंट हैज़ इंप्लीमेंटेड पॉलिसीज एंड एड्रेस दिस इशूज़, ये भी सेंटेंस खत्म। बट द प्रोग्रेस इज स्लो। छोटे छोटे आपने सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये नहीं करना होता है। एक पैराग्राफ लिखने का क्या रूल है, इस वीडियो में आपको, इस कोर्स में एक्चुअली आपको वो चीज़ भी वॉक थ्रू कराई जाएगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मतलब पैराग्राफ राइटिंग को लेके जो इशू मुझे देखने में मिल रहा होता है, जो चेकिंग में हो रहा है, वो ये होता है कि रैंडम आइडियाज़ एक पैराग्राफ में लिखे जा रहे होते हैं। यहाँ पे देख लें जी, एग्रीकल्चर का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे इकोनॉमिक चैलेंजेस आ गए। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे टेक्सटाइल आ गई, IT आ गई, टेली कम्युनिकेशन आ गई। अगर एक पैराग्राफ है तो एक पैराग्राफ में रैंडम आइडियाज़ क्यों आ रहे हैं? और एंड पे जो सबसे कॉमन, सबसे मोस्ट क्या कहते होते हैं, जो हर स्टूडेंट में कॉमन है, वो क्या है कि पैराग्राफ का स्ट्रक्चर नहीं है, पैराग्राफ की अटेंशन ग्रेबर नहीं है कि भाई पैराग्राफ में आपने किस तरह ऑडियंस को लेके अटेंटिव करना है उनको पैराग्राफ से रिलेटेड। उसमें कोई एग्जाम्पल नहीं दी हुई, कोई फैक्ट फिगर ही नहीं है, पैराग्राफ की कंक्लूजन ही नहीं लिखी हुई, और पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाने के लिए जो ट्रांजिशंस हम यूज़ कर रहे होते हैं वो भी मिसिंग होती हैं। आपको अब ये सारी चीज़ें मुश्किल लग रही होंगी, अटेंशन ग्रैबर क्या होते हैं, एग्जाम्पल कैसे देते हैं, कंक्लूजन कैसे आएगा, ट्रांजिशन कैसे करते हैं। दिस कोर्स इज़ अबाउट ऑल दिस, इसी से रिलेटेड तो ये कोर्स है। अच्छा, अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर, जो स्टूडेंट समझ रहे होते हैं, जो मिस गाइड कर रहे होते हैं स्टूडेंट खुद को, वो ये समझ रहे होते हैं कि ऐसे राइटिंग जो है वो जस्ट एक पेपर है। ठीक है, यानी इंग्लिश का जो ऐसे CSS का एक पेपर है और हमने बस इस पेपर को किसी तरह पास करना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये जस्ट एक पेपर होता, तो बाकी सारे पेपर्स की तरह इसका भी कोई एक सिलेबस होता। ठीक है जी, आपके पास एक सिलेबस होता और आपको कहा जाता कि भैया आपने ये 100 ऐसे है, ये 50 ऐसे, इसको तैयार करना है और आपका इसमें से एग्ज़ाम आएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो CSS एसे का सब्जेक्ट है, ये एक पेपर नहीं है, ये एक स्किल है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे एक स्किल है। अच्छा जी, पीछे जो बातें की गई हैं, अगर उसको सुन के आप अपने एसे राइटिंग के बारे में कंसर्न हो गए हैं, आपको लगता है कि यार अब तो इस गेम को सीरियस लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और आप इसको सीरियस हो के सीखना चाह रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश एसे जो है वो एक पेपर नहीं है।
अगर आपको ये लगता है कि बाकी सारे 11 सब्जेक्ट्स की तरह ये भी एक पेपर है, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि फिर एफपीएससी ने इसका जो सिलेबस है, यानी जिस तरह हर सब्जेक्ट का आपको सिलेबस मिलेगा, एफपीएससी ने इसका सिलेबस क्यों नहीं दिया हुआ हमें? एफपीएससी ने सिर्फ ये बताया हुआ है कि 3000 वर्ड का कैसे होगा, आपने लिखना पड़ेगा। तो इस बात से आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि ये एक पेपर नहीं है। एसे राइटिंग एक पूरी की पूरी एक स्किल है जो कि आपको सीखनी पड़ती है। एग्ज़ाम्पल के लिए आपको मैं 2022 का पास पेपर बताना चाहता हूँ कि उसमें एक टॉपिक आया हुआ था, बॉयज़ विल बी बॉयज़। यानी टॉपिक इतना एब्सर्ड है कि स्टूडेंट के लिए इसको क्रैक करना, क्या इसके ऊपर एक लफ्ज़ लिखना भी मुश्किल हो रहा था। और अगर ये सिर्फ एक पेपर होता और आपके पास एक सिलेबस होता तो शायद आप बिल्कुल आसानी से रटे मारते, 2-4 ऐसे आपने याद कर दी, उनमें से डेफिनेटली एक ने तो आना ही और आप लिख आते। लेकिन एग्ज़ामिनर आपको ये बात फोकस कराना चाह रहा है कि बच्चों, दिस पेपर इज़ नॉट अ पेपर, इट्स अ स्किल। ये एक स्किल है, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे, इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और आपका जो पासिंग परसेंटेज है वो हमेशा 2% के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं बिगिनर्स जो कि नॉन क्वालिफायर होते हैं और जो CSS क्वालिफाई करते हैं उनके बीच में डिफरेंस सिखाता हूँ, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि CSS का जो पेपर है वो एक स्किल है, वो एक पेपर नहीं है। नॉन क्वालिफायर क्या करेगा? ऐसे राइटिंग को सिर्फ ऐसे राइटिंग समझेगा, ठीक है, और डायरेक्ट शुरू ही ऐसे राइटिंग से करेगा। क्वेश्चन करेगा, सर मुझे ऐसी राइटिंग सीखनी है, सर मुझे आप ऐसे के बारे में बता दें, मुझे थीसिस स्टेटमेंट के बारे में बता दें। नहीं पता उसे कि ऐसे राइटिंग जो है वो सबसे पहले आप सेंटेंस राइटिंग से शुरू करते हैं। जब तक आपके सेंटेंसेस ही ठीक नहीं है, जब तक आपका ग्रामेटिकली साउंड सेंटेंस नहीं है, स्पेलिंग की मिस्टेक आप लेके आ रहे हैं सेंटेंसेस में, तो आप ऐसे को कैसे लिखेंगे? चलें, लिख भी लिया तो उसको क्वालिफाई कैसे करेंगे? सिर्फ लिखना ही तो नहीं है ना, क्वालिफाई करना है। हमने नॉन क्वालिफायर तो नहीं बनना ना, हमने तो क्वालिफायर बनना है। ऑन द अदर हैंड जो CSS क्वालिफायर है वो क्या करता है? वो रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करता है। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? अगली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, नॉन क्वालिफायर होगा जी सबसे ज़्यादा हंग्री अबाउट कंटेंट, कि सर बस आप मुझे कोई वेबसाइट बता दें, सर आप मुझे कोई इस तरह का टूल बता दें कि जिससे मैं बस जल्दी से कंटेंट जमा करूँ, अपने नोट्स बनाऊँ, अपने पास में डाटा जमा करूँ, और बस मेरा जो है वो CSS ऐसे का पेपर पास हो जाए। लेकिन जो क्वालिफायर हैं वो हंग्री नहीं होते कंटेंट के लिए। उनको पता है कि ये एक स्किल है, पहले स्किल मेरे पास आ गया, कंटेंट तो अब इतना आसान है, चैट GPT आ गया, उसे बोलो 3000 वर्ड कैसे लिख के दो, 2 मिनट में आपको वैसे लिख के दे देगा। कंटेंट की तो अब आपको फिक्र ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नॉन क्वालिफायर अगली गलती क्या कर रहे होते हैं? CSS ऐसे को एक पेपर समझ रहे होते हैं, और जो क्वालिफायर है वो इसको एज अ स्किल समझता है। उसे पता है कि भाई ये एक स्किल है, ये एक हुनर है, सीखूंगा नहीं, क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। नॉन क्वालिफायर रिटन प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही कम करते हैं। 10 सेंटेंस लिखे, 20 सेंटेंस लिखे, लगता है बस ठीक है यार। लेकिन जो आपका क्वालिफायर है वो थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस लिखता है, और यही सेंटेंसेस मिलके उसका एक ऐसे बनाते हैं, और वो ऐसे उसको इस 2% की जो कैटेगरी है उसमें ले आता है। अच्छा, जो नॉन क्वालिफायर हैं वो टीचर्स के ऊपर रिलाई करेंगे, मेंटर्स के ऊपर रिलाई करेंगे, सर आप पढ़ा दें, सर आप पढ़ा दें, यहाँ से डाटा कलेक्ट कर लूँ, इंस्टाग्राम के उस चैनल को फॉलो कर दो, उस टीचर को सुनो, यूट्यूब पे जाओ, ये करो वो करो। लेकिन जो बेसिक एलिमेंट है प्रैक्टिस का वो मिसिंग होता है। प्रैक्टिस नहीं करनी, बाकी सुनना, यूट्यूब पे सबको, इंस्टाग्राम पे सबको सुनना है, प्रैक्टिस खुद नहीं करनी। अच्छा, एंड पे क्या होता है जी? जंपिंग यहाँ से वहाँ। आज ये टॉपिक शुरू कर दिया, कल नए टॉपिक पे चले गए, उससे अगले दिन नए टॉपिक पे चले गए। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है ना करना क्या है। जब पता नहीं होगा तो फिर आप जंप करेंगे। एंड पे जो गलती हो रही होती है, एंड पे जब CSS के एग्ज़ाम करीब होते हैं, आप जो नॉन क्वालिफायर होंगे आप में से, वो क्या कर रहे होंगे? उन्होंने कुछ ही टॉपिक तैयार किए हुए होंगे और उन्हें लगेगा कि यार इसमें से कि एक टॉपिक तो आ ही जाएगा। जैसे हमारे सो कॉल्ड मेंटर्स जो हैं वो तैयार करा रहे होते हैं डेमोक्रेसी का पेपर या एजुकेशन का पेपर, या ऐसे पेपर जो कि बिल्कुल ऑलरेडी मतलब मार्केट में चल रहे होते हैं। लेकिन जो आपका क्वालिफायर है, क्वालिफायर क्या करता है? वो एक सिस्टमेटिक मैनर में चलता है। वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको तो कवर करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये अंडरस्टैंड भी करता है कि ये एक स्किल है और स्किल के ऊपर मुझे क्या करना है, बहुत सारा वर्क करना है। अच्छा जी, अगर अब आपको नॉन क्वालिफायर और CSS क्वालिफायर का डिफरेंस समझ आ गया है, तो अब मैं आपको लेके चलना चाहूँगा मेन टॉपिक के ऊपर कि आपने ये स्किल जो है इसको लर्न कैसे करना है, आप इस स्किल को सीख कैसे सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझाऊँगा।
जब आप ऑफिस लाइफ में पढ़ते हैं, ऑफिशियल लाइफ आपकी शुरू होती है, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा राइटिंग जो है वो ईमेल की करनी पड़ती है। आज मैं बीमार हो गया तो ईमेल लिखो जी अपना लीव के बारे में, आज मुझे सैलरी का इंक्रीमेंट चाहिए तो अपने इंक्रीमेंट का लिखो, आज मैंने रिज़ाइन करना है तो रिजिग्नेशन का ईमेल लिखो। बहुत आपको ईमेल्स लिखने पड़ते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने 1 महीने के अंदर, यानी 1 महीने का आपका टाइम ऑफिस में गुजरा और आपको वहाँ पे तकरीबन 3 ईमेल्स लिखने पड़ गए, ठीक है, आपने 3 ईमेल्स उसमें टाइप करने। अब आपको हर दफ़ा क्या होगा, जब आप नया ईमेल लिखेंगे तो आपको उसके या जो रूल्स हैं, जो तरीका है वो सीखना पड़ेगा कि यार आप सोचेंगे कि यार बीमार हूँ तो उसमें मैंने क्या लिखना है, यार मुझे सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए उसमें मैंने क्या लिखना है, यार मुझे आज लीव चाहिए उसके लिए मैंने क्या लिखना है। तो अगर ऐसा हो कि आप ईमेल राइटिंग के बेसिक्स सीख जाएं कि ईमेल शुरू कैसे करते हैं, ठीक है, ग्रीटिंग्स किस तरह करते हैं, मेन टॉपिक किस तरह उसमें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, एंड पे अपना जो कंसर्न है वो कैसे शो कर रहे होते हैं, थैंक्स कैसे करते हैं और एंड पे अपने बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे देते हैं। अगर आपको ईमेल राइटिंग का ये स्किल आ जाए, यानी जो ईमेल राइटिंग एक स्किल है, अगर आपको ये ईमेल राइटिंग का ये स्किल आ जाए तो फिर तो आपके लिए किसी भी किस्म की, चाहे ईमेल ये लिखना हो, चाहे ये वाला लिखना हो, या चाहे आपने ये वाला ईमेल लिखना हो, कोई भी ईमेल लिखना हो, आपको तो कोई मसला ही नहीं होगा, क्योंकि आपको तो स्किल आता है, आपको पता है शुरू कैसे करते हैं, कंटेंट कैसे ऐड करते हैं और ख़त्म कैसे करते हैं। सेम इज़ द केस विद एसे, सेम इज़ द केस विद एसे राइटिंग कि अगर आपको एसे राइटिंग का, यानी एसे राइटिंग के रूल्स, उसके बेसिक्स, उसकी टाइप्स, ये सब कुछ आ गया, यानी पहले आपने ये चीज़ें सीख ली, तो आपके लिए तो यार किसी भी टॉपिक के ऊपर डाटा कलेक्ट करना चैट जीपीटी की वजह से आसान हो गया है, और उसके ऊपर लिखना वो भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको तो रूल्स आते हैं, आपकी ग्रामेटिकली एरर कोई नहीं आ रहा, आपकी स्पेलिंग्स ठीक है। अब तो आपने जस्ट लिखना है, 2-4 ऐसे गलत लिखेंगे, चौथा पांचवा ऐसा आपके ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे को एज अ स्किल लेके चले हैं, ठीक है, आप ऐसे को एज अ स्किल लेके चले हैं, आपने इसको सिर्फ रटे नहीं मारे हुए। अच्छा, अब ऐसे राइटिंग का जो रिवर्स इंजीनियरिंग की जो टेक्निक है, मैं आपको जो समझाना, जो पूरे इस मॉड्यूल में मैं आपको एक्सप्लेन करने लग रहा था, वो ये है। आप ऐसे समझें ऐसे को कि जो एक ऐसे है वो कंसिस्ट करता है 12 से 15 पैराग्राफ के ऊपर। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और जो एक पैराग्राफ है वो मिल के बना होता है 7 या 10 सेंटेंसेस से। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो एक सेंटेंस है वो मिल के बना हुआ होता है डिफरेंट ग्रामर के एलिमेंट से, जिसमें हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, और इनके आपस में एग्रीमेंट हो सकते हैं कि किसको पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है, किसको किसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि ऐसे राइटिंग को सीखना आप बहुत आसान कर सकते हैं अपने लिए, जब आपको एक जुमला लिखना आ जाए। जैसे एक घर है वो ईंटों से मिलके बन रहा होता है, जब आप अपनी ईंटें कलेक्ट कर लेते हैं, जब आप अपने पास ईंटें जमा कर लेते हैं, अब आपने क्या करना है, उन ईंटों को जगह जगह पे ठीक करके अलाइन करके रखना है, और आपका वो जो घर है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। एफर्ट करेंगे आप, नो डाउट आप एफर्ट करेंगे, लेकिन इवेंचुअली वो जो आपका घर का स्ट्रक्चर है वो आपको कंप्लीट नज़र आएगा, बिकॉज आपके पास जो ईंटें हैं वो ठीक हैं और आपने उनको सही सीक्वेंस से लगाया हुआ है। इसी तरह जब आप सेंटेंसेस अपने ठीक कर लेंगे, वो सेंटेंसेस मिल के आपके पैराग्राफ को ठीक करेंगे, और जब आपका पैराग्राफ ठीक हो जाएगा तो आपका ऐसे भी इवेंचुअली ठीक हो जाएगा। रादर कि आप ये करें कि आप शुरू ही ऐसे से करें, सर मुझे ऐसे राइटिंग सिखाएं, सर ऐसे राइटिंग सिखाएं, ऐसे के बारे में बताएं। बता तो देंगे, आप यूट्यूब पे जाएं, पूरी सीरीज़ डाउनलोड करें, किसी भी प्लेटफॉर्म से जाएं, वहाँ से ऐसे की पूरा सब्जेक्ट बाय करें, और 10 महीने क्या आप 10 साल भी लगा देना, अगर आप सिर्फ उसको देख रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, और आप ये रिवर्स इंजीनियरिंग वाली टेक्निक को यूज़ नहीं कर रहे, आप नहीं क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि आपके सेंटेंसेस में ही गलतियाँ आ रही हैं, और जो एग्जामिनर है वो आपका ऐसे नहीं पढ़ता, वो आपके सेंटेंसेस पढ़ता है। अगर आपको ये फ़िलासफ़ी समझ आ गई है कि सेंटेंस टू पैराग्राफ और पैराग्राफ टू ऐसे हमने चलना है, तो शायद आप अब समझ गए होंगे कि ये जो मॉड्यूल है या जो कोर्स है ये किसके बारे में है। तो अब आते हैं हम अपने कोर्स के क्विक से ब्रेकडाउन के ऊपर, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो हमारा मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल 1 जिसे मैं कह रहा हूँ, उसमें हम बेसिक सेंटेंस राइटिंग सीखेंगे। सेंटेंस को लिखा कैसे जाता है और उसके असूल क्या है, लिखने के असूल पे चलना है, और सेंटेंस ने हमेशा आपको पास कराना है। ये सेंटेंस डिफ़ाइन करेगा कि आपका कल का ऐसे कैसा होगा। तो हम इस मॉड्यूल में पहले ऐसे राइटिंग के रूल सीखेंगे,
फिर ये सीखेंगे कि टाइप्स कितनी होती हैं सेंटेंसेस की, और फिर हम ये सीखेंगे कि टाइप्स को सीखना क्यों ज़रूरी है। पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप सिर्फ एक टाइप में ही एक टाइप ऑफ सेंटेंस को यूज़ कर रहे हैं, आपका ऐसे क्रैक नहीं होगा। आपने वेरिएशन लेके आती होती है सेंटेंसेस की। और उसके बाद चलें फिर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, लाइव एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा कि CSS में जो एसे का जो पेपर है, जो एसे का जो स्किल है, उसमें हम सेंटेंसेस को किस तरह वेरिएशन के साथ यूज़ करते हैं। मॉड्यूल 2 जो कि 50% कंसिस्ट कर जाएगा, 25 ये हो गया, ठीक है, अगला 25 आपका ये हो गया। मॉड्यूल 2 कंसिस्ट करेगा रूल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ को ब्रेक डाउन करना कैसे सिखाएंगे आपको कि भाई पैराग्राफ के कौन कौन से पार्ट होते हैं, अटेंशन ग्रैबर क्या है, आप अपना थीसिस स्टेटमेंट पैराग्राफ का कैसे देते हो, आप एग्जाम्पल कैसे देते हो, कंक्लूजन पे कैसे आते हो, ट्रांजिशन कैसे करते हो। और उसके बाद आपके सामने मैं लाइव ब्रेक डाउन करूँगा पैराग्राफ को, आपको बार बार सिखाऊंगा कि ये पैराग्राफ है, इसका ये थीसिस स्टेटमेंट है, आपको ये सिखाऊंगा, ये यहाँ पे हमने ये सेंटेंस यूज़ किया है। बार बार जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और जब तक आप अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी इस पैराग्राफ राइटिंग से जान नहीं छूटेगी। जब आपका ये 25% क्लियर हो जाएगा, ये 25% क्लियर हो जाएगा, यानी 25 आपका 50 बन जाएगा, उसके बाद हम लोग अपने मॉड्यूल 3 M3 की तरफ आएंगे जो कि है एसे राइटिंग के ऊपर। अब वो आपका स्किल जो कि आपको सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, अब आपके लिए वो हलवा बन चुका होगा। आपको हम रूल सिखाएंगे, टाइप्स क्या हैं ऐसे की, ब्रेकडाउन कैसे किया जाता है ऐसे को उसके कंपोनेंट्स में, और लाइव एग्जांपल ऐसे की ब्रेकडाउन की बताई जाएंगी कि भाई ये ऐसे है, ये इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, ये इसके सपोर्टिंग पैराग्राफ है, ये कंक्लूजन है, ये रिकमेंडेशन है। अब जब आपको ये दो चीज़ें, मेरी रिकमेंडेशन और मेरी जो कोशिश होगी, आपको ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम लगा के सिखाना, 25% ये और ये जो पैराग्राफ राइटिंग है इसको सिखाना। जब आप ये सीख जाएंगे, असाइनमेंट सबमिट करेंगे, अपने जो क्या कहते हैं टास्क होंगे उनको ऑनेस्टली परफॉर्म करेंगे, तो आई कैन गारंटी यू कि आपका ये जो पोर्शन है ये बहुत आसानी से आप पढ़ लेंगे, आप इसको कर लेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि 25 ये है, 25 ये है और 25 ये 75, रिमेनिंग जो 25% है वो कहाँ गया। अब रिमेनिंग 25% मैं आपको बता रहा हूँ कि वो होगा आपका अपना एफर्ट जो आप पुट इन कर रहे हैं अपने इस मॉड्यूल के, यानी इस कोर्स के लिए। सीरियस एस्पायरेंट्स वो होंगे जिनको मैं असाइनमेंट्स दूंगा तो वो सबमिट बैक करेंगे, टास्क दूंगा वो टास्क परफॉर्म करेंगे, एवेल्यूएशंस दूंगा तो उसके ऊपर अमल करेंगे। और नॉन सीरियस स्टूडेंट ऐसे होंगे कि भाई वो उनका लाई ऑफिस है, ना उन्होंने असाइनमेंट देनी है मुझे, ना उन्होंने टास्क परफॉर्म करने, ना एवेल्यूएशन करनी है, और ये वो कहीं से भी हो सकते हैं, दे कैन बी फ्रॉम एनी रीजन ऑफ पाकिस्तान। अब आप अगर पढ़ने आए हुए हैं, सीखने आए हुए हैं, तो आपने ख़ुद को सीरियस कैटेगरी में डालना है, ठीक है। एफर्ट और कोशिश मैं दोनों के ऊपर करूँगा, नॉन सीरियस के ऊपर भी और सीरियस के ऊपर भी, लेकिन जो सीरियस होंगे वो अगला कंटेंट लेंगे, जब वो क्वालिफाई करेंगे अगले कंटेंट में आ जाएंगे, वो क्वालिफाई करेंगे अगले मॉड्यूल 3 में आ जाएंगे। लेकिन जब तक नॉन सीरियस क्वालिफाई नहीं कर रहे मॉड्यूल 1 को, तो वो मॉड्यूल 1 में ही पढ़े रहेंगे। अच्छा, अब आपको एक क्विक टाइमलाइन बताता हूँ कि जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं या नॉन सीरियस हैं उनके लिए प्रोसेस क्या होगा इस कोर्स का। ये कंप्लीट 3 मॉड्यूल जो कोर्स है इसका प्रोसेस क्या होगा। स्टेप 1 ये होगा, आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आपको लिंक दूंगा यूट्यूब की वीडियो का जिसको आप कंप्लीट वॉच करेंगे। जब आपने कंप्लीट वॉच कर दी, आपको वीडियो की अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपको पता चल गया कि आज की वीडियो सेंटेंस राइटिंग से रिलेटेड थी, उसने आपने सेंटेंसेस लिख दिए। अब आपको एंड पे एक टास्क, एक असाइनमेंट मिलेगी। हर वीडियो के एंड पे एक टास्क, एक असाइनमेंट होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस टास्क को विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स आपने परफॉर्म करना है, उसको PDF में कन्वर्ट करना है और व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनल इनबॉक्स में सबमिट कर देना है। अब मेरे पास सबमिशन आएगी, अगले 6 या 12 घंटे के अंदर आपकी मैं एवेल्यूएशंस करूँगा। एवेल्यूएशंस डिटेल्ड होंगी, जिसमें आपको ग्रामेटिकल एरर, जिसमें आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर, जिसमें आपको आपकी वोकैब, जिसमें आपका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो बताया जाएगा कि यहाँ पे आपकी गलती है, यहाँ पे आपने ये चीज़ गलत लिखी हुई है, प्रैक्टिस। और अगर आपका 50% से स्कोर नीचे आता है, जो कि आना तो नहीं चाहिए, 50% से अगर नीचे आता है तो आपको दोबारा से रीसबमिशन करनी पड़ेगी। रीसबमिट कराएंगे, एवेल्यूएशन होगी, 51% भी आपने ले लिए, ठीक है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको मॉड्यूल 2 की एक्सेस दी जाएगी, उसमें जो वीडियोज़ हैं वो आपको बताई जाएंगी। और एंड पे मैं आपको ये विजुलाइज़ कराना चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं यही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि ये अपनी कंप्लीट सबमिशंस करा रहे हैं, और जो सबमिशंस हैं वो टाइम पे करा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप भी सीरियस एस्पायरेंट्स की कैटेगरी में आएँ। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक मेरे साथ चले बने। और अगली वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम मॉड्यूल 1 को कैसे शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।